वेलकम टू प्लूटस्टन। और आज हम लोग कवर कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो ये एक पूरी सीरीज होने वाली है जिसमें हम क्लास 12 के कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस पूरा कवर करेंगे और आज है उसका लेक्चर नंबर 1। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है क्या, इसे पढ़ने की ज़रूरत क्यों है। तो पहली चीज़ कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो हम पहला वर्ड पढ़ते हैं उसका नाम है कोऑर्डिनेशन। अब इस कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? यहाँ पर जो वर्ड कोऑर्डिनेशन आता है ये आता है आपके पास वर्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। कोऑर्डिनेट बॉन्ड होती क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक तरह की स्पेशल कोवेलेंट बॉन्ड है। स्पेशल कोवेलेंट बॉन्ड। अब स्पेशल कोवेलेंट बॉन्ड लाइक जैसे इसमें क्या है, तो हम ये जानते हैं कि एक नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए दो एलिमेंट्स को एक दूसरे के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करना पड़ता है ताकि उनके बीच बॉन्ड बन सके। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रॉन शेयरिंग तो होती है, मगर इस बॉन्डिंग के लिए जो दोनों इलेक्ट्रॉन चाहिए वो कोई एक स्पीशीज ही डोनेट कर रही होती है। और यहाँ पर क्या है? शेयरिंग डन बाय वन एटम, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय वन एटम। इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही शेयर कर रहा है बट शेयर्ड बाय बोथ। शेयर्ड बाय बोथ, सॉरी यहाँ आएगा डोनेशन ऑफ। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही स्पीशीज डोनेट कर रही है मगर वो दोनों इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल दोनों के बीच हो रहे हैं। यहाँ पर ये जो एरो बताता है कि कौन से एलिमेंट ने अपने इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ भेजे हैं और यही होती है हमारी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब क्योंकि इसका जो बेसिक नेचर है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग जैसा ही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं तो वो कॉमन प्रिंसिपल सेम है, इसलिए जो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग है ये आपकी इसीलिए स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कही जाती है। एक और चीज, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट हमारे लिए इसलिए है क्योंकि इसमें जो हम बॉन्डिंग देखते हैं वो हम देखते हैं किसी मेटल और किसी स्पीशीज के बीच जिनको हम बुलाते हैं लीगेंड्स। ये क्या होती हैं? ये आपके होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर्स। और ये जो आपके मेटल होते हैं ये प्रेफरेंशियली होते हैं आपके ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स और एलिमेंट्स विद वेकेंट p और d ऑर्बिटल्स। और एलिमेंट्स विद वेकेंट p और d ऑर्बिटल, जहां पर इनके पास वेकेंट स्पेस होना चाहिए जिनमें ये इलेक्ट्रॉन्स लीगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन्स पुश कर सके। तो इस तरह से यहाँ पर जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो बन किसके बीच रही है? एक मेटल और लीगेंड के बीच। तब जाके हमारी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री होती है। ये हमारी नोवल कोवेलेंट बॉन्ड से इतना ज़्यादा अलग है क्योंकि वहाँ पर हमने कभी किसी मेटल का डिस्कशन ही नहीं किया। हमने सिर्फ दो अलग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बारे में बात की, पी ब्लॉक एलिमेंट्स उठाए, कार्बन उठाए, पर ये पहली बार है जहाँ पर हम एक मेटल उठा रहे हैं जिसका नेचर इलेक्ट्रॉन देना है ना कि रिसीव करना। तो ये वो एक चीज़ है जो क्लियर कट डिस्टिंक्शन है आपके नॉर्मल कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को आपके नॉर्मल कोवेलेंट कंपाउंड से अलग करती है और एट द सेम टाइम उनके बीच काफ़ी सिमिलैरिटीज बनाए रखती है। इसको आगे समझाने के लिए कि आखिर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आई कहाँ से, तो हमें जानने की जरूरत है एक आदमी के बारे में जिनका नाम है वर्नर। वर्नर वो इंसान है जिनको बुलाया जाता है फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ये वो इंसान है जिन्होंने पहली बार कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स को डिस्कवर किया कि ऐसी कोई चीज़ नेचर में एग्जिस्ट करती है। मगर मुसीबत ये थी कि उन्होंने जब ये डिस्कवर किया केमिस्ट्री अपने अर्ली फेजेस में थी, यानी उस समय एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये वो चीज़ें थी जो हमें पता नहीं थी। तो वो सिर्फ उन कंपाउंड्स को डिस्कवर करके रह गए, वो कभी नहीं बता पाए कि उनकी बॉन्डिंग कैसे होती है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, अगर वो बन रहे हैं तो क्यों बन रहे हैं, वो चीज़ें मिसिंग थी। मगर इस डिस्कवरी के लिए कि पहली बार किसी ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को अस्तित्व में लाया,
इसलिए वर्नर को बुलाते हैं आपका फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जिसके लिए उन्हें 1917 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। अब ये उन्हें पता कैसे लगा? तो हुआ यूं कि एक बार वर्नर कोबाल्ट क्लोराइड का एक सॉल्ट लेकर अमोनिया सॉल्यूशन में काम कर रहे थे। अब जब वो काम कर रहे थे तो वो नोट कर रहे थे आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कि इनका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैसा है, मॉलिक्यूलर मास कैसा आता है, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है, कंडक्ट और इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंडक्ट कर पाते हैं। तो उन्होंने देखा कि जो उन्होंने अलग अलग सोल्यूशन तो एक ही चीज का बनाया था, मगर हर एक सोल्यूशन की प्रॉपर्टी पहले वाले से अलग थी। तो ये हुआ कैसे? तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर, या पहले काम करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस पे कर लेते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस किस बात पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ आयंस कितने हैं। अगर नंबर ऑफ आयंस हाई है, इसका मतलब कंडक्टेंस भी हाई है। तो उन्होंने क्या देखा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उन्होंने जो सॉल्ट बनाया था, किसी सॉल्ट की कंडक्टेंस बहुत हाई, किसी की मीडियम और किसी की बहुत लो आई। इसका मतलब ये था कि इस सेम सब्सटेंस के लिए अलग अलग केमिकल फॉर्मूले एग्जिस्ट कर रहे होंगे। जैसे कि अगर आपको बहुत हाई कंडक्टिविटी चाहिए तो उसके लिए चाहिए CONH3 होल 6 Cl3। जब ये पानी में गया तो उन्होंने देखा उनके कैलकुलेशंस के हिसाब से सॉल्यूशन में जो कंडक्टिविटी आ रही थी वो कंडक्टिविटी थी 4 आयंस की वजह से, जिसमें 3 Cl- और एक ये कॉम्प्लेक्स मौजूद था। दूसरे में जिसकी थोड़ी सी कम आ रही थी, यहाँ पर NH3 होल 5 Cl2 और यहाँ पर क्या था आपके पास 2 Cl-। अब क्या है, यहाँ पर मेरे पास 4 आयंस हो गए, यहाँ पर मेरे पास 3 आयंस हो गए, कंडक्टिविटी घट गई। फिर आप और Cl अंदर ले आइए, Cl2 आपको मिलेगा एक Cl- और मिलेगा कोबाल्ट NH3 होल 3 Cl, एक मिनट, ये जाएगा Cl2 होल 4 Cl2 Cl-, यहाँ पर हो गए आपके पास 2 आयंस। इसके बाद जैसे ही आप फर्दर मूव करेंगे, कोबाल्ट NH3 होल 3 Cl3, इसमें मिलेंगे ओनली 1 आयन। तो यहाँ पर जो कंडक्टिविटी है वो सबसे लो आएगी। और याद रखिए सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर, उन्होंने उनका एक्सपेरिमेंट सारी चीजें मिलकर यही बता रही थी कि ऐसा कुछ है, मगर ऐसा ही क्यों है इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। ऐसे ही सिमिलरली आपके पास जो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिटरमाइन करती है, उन्होंने भी सिमिलर रिजल्ट दिया। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इनके सोल्यूशन के लिए, उनकी वैल्यूज भी आपको अलग अलग मिलने लगी। तो इससे क्या है, वर्नर को कंफर्मेशन हुआ कि कोई नेचर में ऐसी चीज है जिसका बिहेवियर पहले से अलग है, जहां पर सेम टाइप ऑफ सॉल्ट सिर्फ थोड़ा सा सोल्यूशन को ट्वीक करने से अपने आप को एक अलग ही चीज में बदल लेती है, और उसकी प्रॉपर्टी किसी भी नॉर्मल तरीके से बताई नहीं जा सकती। और अब मैंने जैसा कहा कि जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात की गई थी इस कॉम्प्लेक्स के बारे में, ये उस वक्त पर दी गई जब इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स, इन सब के बारे में कोई ज्यादा डिस्कशन था ही नहीं। तो इस बहुत लंबे वक्त तक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में कभी किसी ने बात की नहीं। अब अंटिल 1921 जब एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवरी हो गई, उनके बारे में हम बॉन्डिंग थ्योरीज बनाने लगे, तब जाके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अस्तित्व में आए। ठीक, अगली क्लास में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज क्या होती है, कि आखिर ये क्यों पार्ट, ये कौन सा पार्ट है जो अलग नहीं हो रहा, क्यों ये पार्ट आयनाइज नहीं हो रहा, सिर्फ वही क्यों आयनाइज हो रहे हैं, स्ट्रक्चर, बेसिक बिहेवियर और कुछ टर्मिनोलॉजीज के साथ। सो आई होप आपको ये बेसिक चीज समझ आई होगी।
और मिलते हैं अब अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।